जय हिंद दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उमा झुनझुनवाला। थिएटर पर्सनालिटी, ड्रामा, डायरेक्टर, पोएट्री, कोई भी शोबा आप उठा लें उसमें उमा झुनझुनवाला इज अ वेल नोन नेम। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस पॉइंट से शुरू करें? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि पहला पॉइंट जिसके लिए लोग सुनना चाहेंगे आपको कि मोबाइल के इस दौर में जी हाउ डू यू मैनेज टू पुल क्राउड को, किस तरह से रंगमंच की ओर आप आकर्षित करती हैं? जी, ये तो बड़ा ज्वलंत सवाल है आपका। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मोबाइल का दौर हो, अगर हम रंगमंच की शुरुआत का दौर देखें ना, तो रंगमंच के साथ परेशानियाँ हमेशा रही हैं। पहले दूरियाँ थी, साधन नहीं थे कि हम रंगमंच देखने पहुँच पाएँ। फिर उसको लेके काफ़ी कवायदें शुरू हुईं, लोग पहुँचने लगे। उसके बाद आपका रेडियो का दौर आया, फिर टेलीविज़न आया, उसके बाद केबल आया, इंटरनेट आया। इन सारी चीज़ों ने जैसे-जैसे चीज़ें आईं, अपने नए रूप में थिएटर को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। लेकिन थिएटर का ना अपना एक अलग एक गज़ब का आकर्षण है थिएटर में। तो चाहे ये मोबाइल का दौर आ जाए या ओटीटी का दौर आए, थिएटर का आकर्षण वही है, वो बना रहेगा। ये बात और है कि जब कोई नई चीज़ आती है, तो एक बार थिएटर का असर कम होता है, लेकिन फिर जैसे होता है ना कि बच्चा जब बड़ा होता है और बाहर की दुनिया देखता है, तो वो घर से बाहर ज़्यादा रहना चाहता है। लेकिन फिर उसको घर ही लौट कर आना होता है। तो थिएटर के साथ भी वही है। लोगों में बाहरी दुनिया का आकर्षण है, ओटीटी का आकर्षण है, मोबाइल में हर वक़्त लगे हुए, स्क्रॉल कर रहे हैं। थिएटर देखने के लिए वो ऑडिटोरियम तक नहीं जा रहे हैं कि वो थिएटर देखें। वो सिनेमा देखना पसंद करेंगे, वो आइनॉक्स में चले जाएँगे, मल्टीमीडिया में चले जाएँगे और आजकल तो ख़ास तौर पे मैंने देखा कि डांस को लेकर वो तरह-तरह के डांस के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में लगे हुए और सिंगिंग का तो चलन मुझे लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई है। जी। तो थिएटर पे असर पड़ता है, हुँ। लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि थिएटर का अपना आकर्षण जो है, वो लोगों को खींचता ही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है चाहे मोबाइल हो या ओटीटी हो, हर किसी की अपनी एक ऑडियंस है। हुँ। रेडियो जो सुनना पसंद करते हैं, वो रेडियो सुनेंगे ही सुनेंगे। अच्छा, ये भी एक पैराडॉक्स है कि हम रंगमंच की बात कर रहे हैं लेकिन इस मीडियम पर बात कर रहे हैं। तो हुँ। इसका मतलब ये भी है कि ये मीडियम भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हुँ। क्योंकि देखिए, जो भी नई चीज़ें आती हैं ना, वो ज़रूरत बन जाती है। हुँ। तो उस ज़रूरत को हम नकार नहीं सकते। तो ये बात ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो कैसे बचा रहे। देखिए, हर किसी का अपना-अपना एक ज़िम्मा होता है, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी में किसी एक-एक विधा को लेकर बैठा हुआ है। कोई डांस की दुनिया को समृद्ध करने में लगा हुआ है, कोई सिंगिंग की दुनिया को समृद्ध करने में लगा हुआ है। डांस करने वाले थिएटर नहीं देखेंगे, गाना नहीं सुनेंगे, गाने वाले तो सबका अपना-अपना फ़ील्ड बंधा हुआ है। हुँ। हुँ। उसी तरह से थिएटर का भी अपना एक फ़ील्ड है, उसकी अपनी ऑडियंस है, उसके अपने लोग हैं। उसी में कम और ज़्यादा, ये संख्या कम-ज़्यादा होती रहती है। आपके जो प्लेज़ हैं पतझड़, एंड गेम और चाक, हुँ। मैं एक चीज़ इसमें आपके बारे में पढ़ रहा था कि सोलो जो परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, मतलब क्या ऐसा है कि एक ही प्ले में आप कई किरदार निभा रही हैं? इस तरह के हाँ, प्लेज़ हैं? किया सो है ना। स्टेज पर ये कैसे मैनेज होता है? मैंने देखिए व्हेन इट कम्स टू स्टंट्स या कोई कोई ट्रिक दिखा रहा होता है तो मुझे समझ में आता है कि उसके लिए कुछ होता है। जी। लेकिन एक अभिनय के इस सिचुएशन में हाउ डू यू चेंज, ट्रांज़िशन कैसे करते हैं? मुझे लगता है कि ये तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है कि आसान नहीं होता। आप स्टेज पर हैं, आप कभी नैरेटर हो जाते हैं, कभी आप एक्टर होते हैं और कभी आपका अपना जो कैरेक्टर है, आपका अपना जो वजूद आप उसमें भी नज़र आते हैं। तो ये जो ट्रांज़िशन है ना, ये मेरे लिए तो मुझे लगता है बड़ा आसान है, मुझे समझ ही में नहीं आता कि मैं कब बदल जाती हूँ। लेकिन ये लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से ही इस चीज़ को हासिल किया जा यानी सकता है। एक शरीर में कई आत्माएँ कैसे रह बिल्कुल। सकती हैं? देखिए, एक शरीर में कई यही मैंने कहा ये बड़ी साधना है। देखिए, उमा है, उमा की आत्मा
उमा उमा की आत्मा है। अब मुझे अगर सावित्री करना है या मुझे बानु करना है, तो मुझे अपनी आत्मा को बाहर करना होता है। तब मैं सावित्री या बानु नजर आऊंगी, या मैं संती नजर आऊंगी, या मैं गायत्री प्रधान जो पतझड़ की नायिका वो नजर आऊंगी। अलग अलग नायिका दिखने के लिए मुझे उन नायिकाओं में प्रवेश करना होता है, और ये प्रवेश करना आसान नहीं होता है। हम उस कैरेक्टर में की दुनिया को जाके देखते हैं, उस तरह के परिवार को जाकर मैं देखती हूँ, उस तरह के समाज में जाती हूँ, और इसके लिए मैं काफी घूमती हूँ। मैं उस कैरेक्टर को बड़ा रीड करती हूँ। मुझे उससे मिलता-जुलता जो भी नज़र आता है, रास्ते में हो या किसी घर में हो, ये लेकिन थ्रू प्रोसेस मेरी पूरी लाइफ का हिस्सा है। थिएटर में आपके जितने सारे प्लेज़ हैं, हुँ। इनमें से मुझे कुछ चुनिंदा जो कैरेक्टर्स जो आपके लिए लाइफ़ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे, या जो बार-बार आपको दिन-रात याद आते हैं कि ये जो मेरा कैरेक्टर है, दिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव एवर, मतलब। नहीं, मैं बताऊँ कि मेरे लिए मेरे पास ऐसे मेरे बहुत से नाटक हैं, जो मैं बार-बार करना भी चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। मेरा एक नाटक है, अज़हर ने लिखा था, नमक की गुड़िया। ये तलाक सिस्टम पर था, और ये नाटक हमने 2001 में खेला था पहली बार। मतलब कि सरकार ने तो 3 तलाक पर अभी बहुत सारे चीज़ें हुई। हमने 2001 में इस पर नाटक किया था, और हमने बताया था कि तलाक जो सिस्टम है, वो अलग है, उसका इस्तेमाल गलत है, और उसकी एक शिकार है नरगिस बानो। दरअसल ये एक रियल स्टोरी पर था बेस करके। उसमें मेरा एक दृश्य होता है एबॉर्शन का। मैं बता रही हूँ कि मैंने जब-जब भी नाटक खेला है, नाटक खत्म होने के बाद नरगिस बानो से बाहर आने में मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हुँ। ठीक उसी तरह से 1999 में पहली अगस्त 1999 में हमने एक नाटक किया था बलवंत गार्गी का लोहार नाटक। वो आज भी मैं खेल रही हूँ, और मैं बताऊँ कि ये मेरा ऐसा नाटक है लोहार, पतझड़। इस नाटक पतझड़ भी हमने 2003 में किया था। पहले कांच के खिलौने के नाम से किया, उसके बाद रिवाइव किया। ये कैरेक्टर ऐसे हैं कि आज भी करें, और मैं हमेशा करती रहूँ, और ये इनके जो कैरेक्टर्स हैं, ये शुरू से मैं ही करती आ रही हूँ। नाटक में सारे कैरेक्टर चेंज हुए, सारे एक्टर चेंज हुए हैं। मैं वहीं की वहीं हूँ, और आज भी जब मैं करती हूँ तो 1999 में जो उमा झुनझुनवाला ने संती का रोल किया, या गायत्री प्रधान का रोल किया, या जो दूसरे हैं, आज भी मैं वही महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये सार्वभौमिक है, मतलब कि जी, यूनिवर्सल कैरेक्टर है। जी। अ, आपकी दुनिया में जिसमें परफ़ॉर्मेंस जो लास्ट स्टेज पर पहुँचती है, आइडिएशन से शुरुआत, तो एक चीज़ को स्क्रिप्ट करना, फिर उसको डायरेक्ट करना, एक्टर्स को साथ लाना, हुँ, हुँ, अ, ये सारी जो कड़ियाँ हैं, हुँ। और सारे इनके जो अलग-अलग, और दूसरा जो है, जो फॉर्मेट्स भी हैं कि आप लिख भी रही हैं, आप उसको प्रेज़ेंट भी कर रही हैं। सो ये कैसे होता है? यानी एक व्यक आपको क्या, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि क्या एक व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर सकता है? या अमूमन जैसा होता है कि किसी ने स्क्रिप्ट लिखी, किसी ने उस पर डायरेक्शन दिया, किसी ने उसको परफ़ॉर्म किया। इन 2 अप्रोचेज़ में क्या इसके प्लसेस एंड माइनसेस हैं? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है, और मेरा मानना है कि प्लेराइट अलग होता है। मतलब कि हमारे कुछ नाटक हैं जो हमने लिखे और खुद ही खेले हैं, लेकिन उसमें भी ना प्लेराइट अलग है, डायरेक्टर अलग है, एक्ट्रेस अलग है। मैंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे रिंगती परछाई, लिखा मैंने था, डायरेक्शन अज़हर का था। मैंने उसमें एक्टिंग की। रूहे नाटक अज़हर ने लिखा, अज़हर का डायरेक्शन, अज़हर ने उसमें एक्टिंग भी की, लेकिन अज़हर ने पहले एक्टिंग नहीं की, पहले दूसरे एक्टर ने एक्टिंग की। 3rd, 4th शो अज़हर ने किया। चेहरे नाटक जैसे अभी मेरा रिसेंट प्ले चल रहा है चेहरे, जो इंग्लिश का प्ले है सिंस ऑफ द मदर, जिसको अमेरिकन प्ले है, जिसको अज़हर ने अनुवाद किया। अनुवाद नहीं किया, बल्कि इसको बोलूँगी इंडियनाइज़ेशन किया उसका। तो मैं उसमें एक्टिंग बाद में मैंने शुरू की। मैं उसके डायरेक्टर हूँ, क्योंकि एक जो डायरेक्टर होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। कई फ्रेम्स होते हैं। अगर मैं एक्ट कर रही हूँ ना, तो मैं वो फ्रेमिंग्स देख नहीं पाऊँगी, अगर मैं डायरेक्टर हूँ। हुँ, डायरेक्टर ऑलवेज़ अलग होता है। हम उसके बाद वाले शोज़ में भले ही इन्वॉल्व हो जाएँ, क्योंकि हमारी फ्रेमिंग्स तैयार हो गई। जी। एक राइटर डायरेक्टर हो सकता है, एक राइटर एक्टर हो सकता है, लेकिन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर तीनों एक होने में नाटक कहीं न कहीं सफ़र करता है। जी, ऐसा कोई नाटक आपने जिसमें ये सारे रोल आपने
या मैक्सिमम जो है अकेले आपको करने पड़े किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से या कुछ? नहीं, 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 मेरा ऐसा नहीं, मेरे अनुवाद किए हुए नाटक में मैंने एक्टिंग किया, डायरेक्शन किया, वो हुआ है। लेकिन मैंने ही लिखा और मैंने ही डायरेक्शन दिया और मैंने एक्टिंग की, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे नाटक जी, में नहीं है। हम सेकंड, थर्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी। लेकिन पहला जो हमारी पूरी जो ये 3 महीने रिहर्सल चलती है, उसमें डायरेक्टर ही रहता है, वो एक्टर के रूप में नहीं होता। लिटिल थिस्पियन इसके बारे में हमें बताएँ, ये आपका जो ग्रुप है? जी, लिटिल थिस्पियन की स्थापना 1994 में 1994 में हुई थी और इसका इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने न मैं 90 से 92 मेरा एमए मास्टर का मेरा सेशन था। 1990 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मैं हिंदी डिपार्टमेंट में थी और अज़हर उर्दू में अज़हर ने एडमिशन लिया था और हमारी मुलाकात वहाँ हुई। डिपार्टमेंट आमने-सामने थे, दोनों की रुचियाँ एक थी। मैंने स्कूल के ज़माने से थिएटर शुरू किया था और फिर यूनिवर्सिटी में मैं कल्चरल सेक्रेटरी भी हो गई थी। तो थोड़ा-सा यूनियनबाज़ी भी की थी हमने स्टूडेंट यूनियनबाज़ी का अपना एक अलग मज़ा था और वहाँ हमने डिपार्टमेंटल प्लेज़ किए। डिपार्टमेंटल प्लेज़ करते-करते हम दोनों एक-दूसरे के करीब आए और फिर हमने देखा कि नहीं, हमारे इंटरेस्ट एक है। जबकि अगर देखा जाए दूसरे चीज़ों में ना तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। अज़हर नॉन वेजिटेरियन था, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अज़हर बहुत कम बात करने वाला, मैं बहुत ज़्यादा बात करने वाली। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल हुआ करती थी, अज़हर बड़े शांत स्वभाव के हुआ करते थे। लेकिन एक कॉमन पॉइंट था हमारा थिएटर, हम दोनों थिएटर बहुत पसंद करते थे। तो डिपार्टमेंटल प्ले करते-करते हम ज़िंदगी में भी जुड़े और तब हमने फैसला किया कि हमें अपना ग्रुप बनाना चाहिए और हम बंगला थिएटर देखते थे। तो हम ना बंगाल के में ये नाटक वाली परंपरा से हम बहुत ज़्यादा जिसको बोले कि हम बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। हम चाहते थे कि जिस तरह से बंगला में थिएटर होता है, अपना ग्रुप होता है और हमने देखा अच्छा हमें ना हमारे बंगाली साथियों से इसमें बड़ी मदद मिली थी। हमारा कांसेप्ट जो स्ट्रॉन्ग हुआ थिएटर को लेकर, हुँ। वो यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ। यानी थिएटर की अगर आपकी शुरुआत अगर हम कहें तो यूनिवर्सिटी लेवल से ही है? यूनिवर्सिटी से अज़हर भाई बिल्कुल। की भी यूनिवर्सिटी लेवल से ही नहीं, है? कॉलेज में अज़हर ने अपना किया था, मैंने अपना किया हुँ। था, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हम लेकिन क्या दोनों एक करियर हुए, के दौर में कभी एक प्रोफेशनली सोचा था कि हमको थिएटर में ही जाना है? नहीं, नहीं, वो यूनिवर्सिटी में जब हम दोनों की मुलाकात हुई तब हमने सोचा कि हमें इसको करियर ही बनाना है। क्योंकि हम बंगालियों की संगत में आए और हमने बंगालियों की गंभीरता देखी, उनका काम करने का तरीका देखा। तो हमें लगा कि नहीं थिएटर आप ना बस जब मूड होगा आप कर लेंगे, नहीं चलेगा, वैसे थिएटर नहीं होता। थिएटर एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाने के लिए आपको उसमें पूरा उतरना होगा। तो हमने फिर 94 में लिटिल थिएस्पेन बनाया और लिटिल थिएस्पेन नाम भी हमने बड़ा सोच समझ के रखा। थेस्पिस दुनिया का पहला कलाकार है थिएटर का, जी। जिसका नाम थेस्पिस है। तो इसलिए थेस्पियन कलाकारों को कहा जाता है और मैंने और अज़हर का दोनों का मानना था कि हम ज़िंदगी भर लिटिल रहेंगे। क्योंकि बिगर का भाव आते ही ना आदमी के अंदर एक अहंकार आ जाता है, मतलब कि श्रेष्ठता का बोध आ जाता है कि अरे मैंने तो सब पा लिया और लिटिल शब्द आपको हमेशा नीचे रखता है। तो हम हमेशा नीचे ही रहना चाहते थे, तो हमने नाम लिटिल थिएस्पेन रखा और उसके बाद हमारी लिटिल थिएस्पेन की यात्रा शुरू की। हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, हमने 1000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटकों पे शो किए, 1000 से ज़्यादा की संख्या हमारी है। फिर हमने हमारे उर्दू के प्लेराइट हैं ज़हर अनवर, उनका नाटक हमने किया, उर्दू के प्लेराइट हैं कमाल अहमद, उनका नाटक किया। अज़हर एक हैदर हुआ करते थे हमारे बीच में हैदर हाँ, सैयद हैदर। वो नाटक लिखता था, डायरेक्शन देता था। हम रिहर्सल कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, इस तरह से। तो हमने शुरुआत इस तरह से की और फिर हम पढ़ते चले गए। हम बंगला थिएटर देखते चले गए और उसके बाद यानी हमने थिएस्पेन को ये 25-30 साल हो गए आपके? 32वां साल 32 पूरा साल। हो रहा है। इस 20 सितंबर को हम 32 साल पूरे कर लेंगे। और अब आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है इसमें? बिल्कुल, मेरी बेटी, मेरा दामाद, बेटा अभी तक नहीं, बेटा तो अभी थर्ड ईयर में है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे यूथ मिलेंगे आपको, हर ऐज के लोग मिलेंगे। आपको मेरे ग्रुप में 70 साल से लेकर आपको 17-18 साल की उम्र के बच्चे मिलेंगे। आप 70 से अधिक नाटक आपको हमारे पास मिलेंगे। हमने 48 कहानियों का मंचन किया, स्टोरी। जी। स्टोरी का मंचन हमारा एक अलग है। आप कलकत्ता में इस तरह का नहीं देखेंगे, स्टोरी को हम ना ड्रामेटाइज़ नहीं करते। कहानी, कहानी है।
एक-एक शब्द उसमें से कोई शब्द हम एडिट नहीं करते, कोई शब्द ऐड नहीं करते। एक-एक शब्द वैसा ही होता है। बहुत ही यहाँ बहुत मज़ेदार। सारी आपकी किताबें रखी हैं, जी। ये इनके बारे में कुछ बताएँ? ये आपकी जी, जी। राइटिंग पर मेरी हाँ, मैं कविताएँ लिखती हूँ, नाटक लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। ये अभी मेरी नई किताब आई है। अ, मैं अभी प्रतीक्षा में हूँ प्रिये। ये मेरा पोएट्री कलेक्शन है। ये भी मेरा पोएट्री कलेक्शन आधे चाँद की थकी पुतलियाँ। ये है मैं और मेरा मन। ये वाणी प्रकाशन से आया और ये मेरा इंडिया नेट बुक से आया और ये ये सब कविताओं न्यू के वर्ल्ड कप, हाँ, ये कविताओं के कविताओं कलेक्शन। की किताब है। ये इसमें मेरे 3 नाटक मिलेंगे। ये भी मेरी नाटक की किताब है हज़ारों ख्वाहिशें। ये मेरा पहला नाटक है रेंगती परछाइयाँ और इस नाटक का पूरा क्रेडिट अज़हर को जाता है। अ, अज़हर ने कहा कि उमा तुम नाटक लिख सकती, लिखो। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था और 1990 में ना मैंने एक अरबी कहानी पढ़ी थी। अ, खेल अंगूठी का, 2 पेज की कहानी थी। माय गॉड! मतलब कि अरबी लिटरेचर इतना बोल्ड हो सकता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैंने जब अज़हर को पढ़ के सुनाया, अज़हर बोला कि ये तो हमारे यहाँ के मंटो ने जो कल्पना की थी, हिंदुस्तान में किसी और राइटर ने वो कल्पना नहीं की। इस्मत चुगताई मिलेंगी, मंटो मिलेंगे। 2011-12 की बात है। कहानी अचानक ऐसे ही ज़हन में आ गई बातचीत करते हुए, तो अज़हर ने कहा कि तुम इस सब्जेक्ट पे क्यों नहीं नाटक लिख रही हो? तो फिर मैंने इसके लिए एक वर्कशॉप किया। इस वर्कशॉप में सिर्फ मैंने अपनी फीमेल आर्टिस्ट को लिया और इस पे मैंने बहुत सारा काम किया और उस काम के दौरान इतनी सारी बातें और निकल कर आई कि वो 2 पेज की कहानी पूरा एक फुल लेंथ नाटक बन गई। और ये मेरी किताब है एक औरत की डायरी से। अ, ये डायरी नुमा, मतलब कि डायरी का मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी पर्सनल डायरी है। इसमें औरतों के मन को मैंने टटोला है। जी। और मैं इसमें से आपको कोई छोटा-सा ऐसा पढ़ के सुनाऊँगी तो आपको जी, समझ में बिल्कुल। आएगा जी। कि ये क्या है। ये मेरे स्टोरी कलेक्शन है, लाल फूल का एक जोड़ा, जो मेरा काफ़ी जिस पे काफ़ी चर्चा हुई। टूटी हुई कुर्सी। अ, ये मेरी बेटी ने एक अनुवाद किया था। यूजीन एनेस्को का नाटक है मैकबेथ। जी। मैकबेथ शेक्सपियर का है और मैकबेथ यूजीन एनेस्को का। ओके। तो गुंजन ने इसको 16 साल की क्लास 10th पास करने के बाद इसको अनुवाद किया था। अब जो जो यंग युवा पीढ़ी सो कॉल्ड, हर ज़माने की एक युवा पीढ़ी है, आज की भी है, जेन ज़ी सो कॉल्ड। हुँ, सो जो स्टेज है, हुँ। उसको किस एंगल से आपके हिसाब से उनको बताना चाहिए कि स्टेज का पर्पस क्या है? इज़ इट फॉर एंटरटेनमेंट? कुछ लोग मानते हैं कि ये स्ट्रेस बस्टर है, इसलिए बच्चों को ये स्टेज या ड्रामा सीखना चाहिए। कुछ सोचते हैं कि ये कल्चर से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टेज आज के संदर्भ में अगर देखें, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू थिंक व्हाई वी शुड टेल देम कि आप स्टेज से जुड़ो? बिल्कुल, इस थिएटर जो है वो स्ट्रेस से रिलीफ़ तो कराता है, ये तो बहुत बड़ा सच है। थिएटर सिर्फ़ आपका जिसको बोला जाए बहुत सारी चीज़ों के लिए थिएटर ज़रूरी है। मैं स्कूलों में जाके थिएटर वर्कशॉप कराती हूँ, कॉलेजों में जाती हूँ, मैं आज के बच्चों को कराती हूँ और जिस जेन ज़ी की आप बात कर रहे हैं, थिएटर इसलिए ज़रूरी क्योंकि थिएटर हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें पंक्चुअल होना सिखाता है क्योंकि रिहर्सल का एक टाइम होता है। उस टाइम पे सबको पहुँचना होता है, ऐसा नहीं कि जब आपकी मर्ज़ी तब आप पहुँचे। थिएटर में अमीर-गरीब, हिंदू-मुस्लिम ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं, वहाँ पे सिर्फ़ एक्टर होता है। वहाँ आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है वो नहीं रहती। आप सिर्फ़ एक एक्टर होते हो और आपके सामने वो नाटक होता है जो कैरेक्टर आपको परफ़ॉर्म करना है। तो आप अपना मैं उस रूम के बाहर छोड़ कर आते हैं। रूम के अंदर मैं जो है वो हम में परिवर्तित हो जाता है। थिएटर जो है वो आपको कितने सारे लोगों से मिलाता है कैरेक्टर के माध्यम से। एक नाटक में किसी नाटक में 4 कैरेक्टर, किसी में 18-20 है, किसी में 40 है। आप जब नाटक पढ़ते तो उतने सारे लोगों के मन को आप पढ़ रहे हैं। यानी वो आपको घर बैठे-बैठे एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बना देता है। क्योंकि हम जितने कैरेक्टर को पढ़ते हैं ना, हुँ। वो कैरेक्टर कहीं न कहीं हमारे अंदर को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है।
थिएटर आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। इतना सारा आपका काम है, मतलब एक पूरा कॉर्पस है अपने आप में। जी, जी, इसको जी। पढ़ने में ही एक अपना किसी का समय लग सकता है बिल्कुल, समझने में। बिल्कुल। सो ये क्वेश्चन मैं अगर आपसे करूं कि जितना सारा काम आपने और आपके ग्रुप ने, आपकी फैमिली ने, अजहर भाई ने, सबने मिलके किया, क्या मास्टरपीस आउट है ऑलरेडी, और आर वी स्टिल वेटिंग फॉर द मास्टरपीस टू कम फ्रॉम उमा झुनझुनवाला एंड हर ग्रुप? अज़हर का मास्टरपीस मैं पहले बताऊँ, गैंडा नाटक, राइनोसेरस, यूजीन का। वो नाटक आज भी, मतलब कि अगर आप हमारा यूट्यूब भी देखेंगे ना, यूट्यूब में इस नाटक को देखेंगे तो आप देखते रह जाएँगे, आप बार-बार देखेंगे, आपका मन नहीं भरेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि अज़हर के लेकिन मुश्किल है ना कि अगर सारे बच्चे एक जैसे हों तो बड़ा मुश्किल होता है। अज़हर का लास्ट प्ले रूहे, मैं आपको बताऊँ कि 2021 25 मार्च अज़हर का लास्ट परफ़ॉर्मेंस, रोहे नाटक जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अ, अज़हर तो बाद में आया था इसके एक्ट में। लोगों का कहना है कि वैसा नाटक, वैसा परफ़ॉर्मेंस उसके ना पहले देखा था ना उसके बाद देखा। वो अज़हर का दी बेस्ट, शायद वो आखिरी होना था इसीलिए वो दी बेस्ट था शायद, क्योंकि मैं भी इस नाटक में एक्ट कर रही थी और मैं बताऊँ कि उस दिन पता नहीं हम सारे एक्टर्स जो थे ना, हम एक तरह से ना जिसको बोला जाए कि जैसे हमारे हम हिप्नोटाइज़ थे। मैं विंग से खड़े होके अज़हर को यूँ झाँक के देख रही हूँ, अज़हर कर क्या रहा है? तो मैं बोलूँगी कि मास्टरपीस अज़हर का गैंडा भी बोलूँगी और रोही नाटक बोलूँगी। और मेरा तो मुझे लगता है कि मैं भी अपना मास्टरपीस नहीं बोल सकती, जबकि लोगों का कहना है कि मेरा एंड गेम लोगों ने बहुत पसंद किया है। और अभी जो चेहरे नाटक शुरू हुआ मेरा, अभी उसके 2 शो हुए हैं और एज़ अ डायरेक्टर मैं इस नाटक को लेके ना बहुत ज़्यादा जिसको बोला जाए कि मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कि मेरे अपने डायरेक्टोरियल जो मेरा उसमें आया है ना, वो मुझे लगता है कि कुछ यूनिक आया है और बहुत अच्छा आया। लोग उसको ले रहे हैं, बहुत अच्छे से। उसमें से 5 औरतें हैं, जी। इंक्लूडिंग मी, 5 कैरेक्टर है। मैं सेकंड शो में आई थी, पहले शो दूसरे एक्टर ने किया था। तो लिटिल थिएस्पियन का अगर मैं बोलूँ तो जब तक अज़हर थी, तो मास्टरपीस आ चुका। अब उमा है तो देखिए क्या होता जी, है। बिल्कुल। मेरा अगला प्रोडक्शन अभी मैं काम शुरू कर रही हूँ, बुल्ले शाह। ये प्रताप सहगल सर का लिखा हुआ नाटक है, जो दिल्ली में रहते हैं। हिंदी के अभी सबसे सीनियर प्लेराइट वही हैं। उनका नाटक जो भी आपने ज़िक्र किया था, कोई और रास्ता, जो मेरा सोलो परफ़ॉर्मेंस चल रहा है और लोगों का कहना है कि बेहतरीन कर रही हूँ मैं और लोग खो जाते हैं। मेरे आर्टिस्ट भी सबका कहना है कि मैं कमाल कर रही हूँ, ये उनका कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने भी मेरा कमाल एज़ एन एक्टर या डायरेक्टर के तौर पे दिखाना बाकी है, शायद कुछ आएगा, बिल्कुल, तो उसके लिए आएगा। हम ज़रूर वेट कर रहे हैं, जी। सारे लोग ही वेट कर रहे हैं। अब जाते-जाते दोस्तों, उमा जी साथ हैं और सामने अगर कैरेक्टर्स या लाइन्स या पोएट्री कुछ भी आप अपनी चॉइस से कुछ दर्शकों के लिए अगर अच्छा, मैं सामने आपको रखना जैसे चाहें? एक तो मैं ना आपको औरत की डायरी से बोल रही थी ना, जी, एक इसमें से छोटा ड्रामा से। पीस में से एक छोटा पीस सुनाती हूँ। जी, ये हज़ार दिन पीड़ा की, ये जैसे हम लोग दिनांक लिखते हैं 1 सितंबर या जैसे आज की तारीख है 26 अगस्त, तो ये तारीख है और तारीख का नाम दिया है मैंने दिनांक, हज़ार दिन पीड़ा के। स्त्रियाँ साधारण पीड़ा से नहीं मरती, प्रेम की पीड़ा मार देती है उन्हें। प्रेम हार-जीत का चौसर नहीं होता स्त्री के लिए, बस प्रेम होता है और इसीलिए जब वो प्रेम में थक जाती है, मर जाती है। मरना नियति है, जैसे पैदा होना, लेकिन हताशा में, निराशा में दम का निकलना सहज नहीं होता, क्योंकि वहाँ जिजीविषा अपने होने का एहसास और भी ज़्यादा मज़बूती से कराती है। उस मज़बूत नींव को तहस-नहस करके जीव का नाश करना सुनने में सहज भले ही लगे, पर होता नहीं। अक्सर लोग इसे स्त्री की कमज़ोरी मान लेते हैं, भूल जाते हैं स्त्री का हर प्रतिक्षण घात सहती है। स्त्री होने के एवज़ में, चाहे कोई भी स्त्री है, किसी भी पद पर आसीन,
सहना उसकी नियति है। वक्त आने पर दुर्गा को भी विसर्जित कर देते हैं लोग, नाना रकम के कारण या कहानी बताकर। यहाँ कहानियां भी तो एक से एक बनी है हमारे यहाँ, स्त्रियों को रौंद देने के लिए। आदि युग में भी स्त्री को कहाँ समझा गया, ना पांडव समझ पाए और ना ही कौरव, और भीष्म पितामह भी क्या समझेंगे स्त्री की पीड़ा, जो भरी सभा में अनैतिक शर्तों को नहीं रोक पाए। वैसे जी। तो मेरे पास हर जॉनरा की कविताएं हैं, लेकिन अजहर के लिए मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। जब स्त्रियां जब प्रेम में होती है ना तो बहुत ज्यादा लिखती हैं। अ, ये कविताएं अभी की हैं या पहले की हैं? ये सब अजहर जब तक थे तब तक की है। अजहर के जाने के बाद तो लिखने का मन नहीं किया। अजहर के जाने के बाद जो लिखी वो मेरी एक छोटी सी कविता है, विरह गान। कल शाम गा रही थी झील विरह गान, बिखर गए मोतियों से कुछ नगमे इधर उधर, आंखें मेरी बटोर रही है उन्हें औषधि मान। औषधि मतलब दवा। तो जो दर्द बिखर गए हैं तो यादों को बटोर रही हैं उसे, कि यादें जो हैं वो औषधि का काम करती हैं। एक आज की पीढ़ी के लिए जी। जो सब दौड़ दौड़ है ना, हुँ, हुँ। अभी किसी को नहीं पता क्या करना है, हर कोई हुँ, एक दौड़ में शामिल है। हुँ। उस पे एक कविता है, दौड़ में हिस्सेदारी। आले में रखी दूरबीन मुंह बनाए पड़ी रहती, अकर्मण्यता उससे सालती रहती थी, मगर उपाय कुछ न था। चीजें यूं ही साफ थी। दूरबीन का दर्द बौखलाने लगा जब सोचा मैंने अपने स्पर्श का लेप लगा दूं उसे। देखा सब कितनी तेजी से दौड़ रहे, बेतहाशा। शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, बंदर, हिरण, हाथी भी, गैंडा और खरगोश भी। कछुओं को भी तेज दौड़ते देखा। बस मछलियों को पेड़ों से लटकते हुए पाया। कई छोटी बड़ी मछलियां लटकी हुई थीं, एक आंख वाली थी सबकी सब, और किसी की भी पूंछ नहीं थी। और श्वानों की भांति यानी कुत्तों की भांति मुंह बिंदे हुए थे उनके, मगर होठों पे मुस्कुराहट तैर रही थी। नहीं, तैर नहीं, बल्कि दौड़ रही थी। सब दौड़ रहे थे, सबके पैर दौड़ रहे थे, मछलियों की मुस्कुराहटें दौड़ रही थी। सबके पास दौड़ने के लिए कोई ना कोई वजह जरूर थी। मैं नहीं दौड़ रही थी, न मेरे पैर, न मेरे होंठ, न मेरी मुस्कुराहट। स्थिर हो जाने की इच्छा जरूर थी, मगर मछलियों की तरह नहीं। वे सब एक आंख वाली थी, मैं एक आंख वाली नहीं होना चाहती। एक आंख मंजिल से भटका देती है, अधूरा रहता है फिर सब। सब माने सब कुछ अधूरा। एक अधूरी परिभाषा, एक अधूरा अर्थ, एक अधूरा तर्क, अधूरी बहस, अधूरा इतिहास, अधूरा सच, अधूरा झूठ। अधूरा मगर खतरनाक होता है। जो रह जाए इच्छाएं अधूरी तो मोक्ष नहीं मिलता फिर। भटकन कई जन्मों की तड़पाती है बहुत। ओहो! लेकिन अभी तो सब दौड़ रहे हैं, बेतहाशा। शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, बंदर, हिरन, हाथी भी और गैंडा भी, खरगोश भी और कछुए भी, और मछलियों की मुस्कुराहट भी। मुझे शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, बंदर, हिरन, हाथी, गैंडा, खरगोश, कछुआ और बाकी सबको लेकर अपनी दोनों आंखों के साथ दौड़ में शामिल होने की तैयारी करनी होगी। रेस जीतने के लिए नहीं, बल्कि दोनों आंखों की सार्थकता बताने के लिए दौड़ में शामिल होना जरूरी होता है। आखिर दूरबीन अपना काम करती है। सो उमा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें हमने आज की हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में और बहुत-बहुत मैं भी धन्यवाद। जानना चाहूंगी कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप जरूर बताएं। और 20, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी, बता दूं जी। कि 20 सितंबर को एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में हमारा शो है चेहरे नाटक का। हमारी संस्था लिटिल थिस्पियन 32 साल पूरे कर रही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि 20 सितंबर तक आप जितने लोगों के पास ये पहुंचे, आप लोग इसे देखकर जरूर आए देखने नाटक। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फिर से एक बहुत बार। शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।